राजकुमारी मैथिली अपने मन में चल रही दुविधा से थक चुकी थी। खुद को उलझनों से दूर अपने कक्ष के सबसे शांत जगह पर अपना पसंदीदा काम चित्र बना रही थी। तभी उनके कक्ष में राजकुमारी धरा आती हैं। अरे वाह जीजी, आप तो कितनी सुंदर चित्र बनाती हो। धरा, आप कब आई, हमें तो पता ही नहीं चला। धरा को अचानक से सामने देखकर मैथिल कहती हैं। बस अभी अभी, जब आप चित्र बनाने में अधिक व्यस्त थी। वैसे जीजी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? धरा मैथिल से कहती हैं। हम ठीक है धरा, वो हमसे ज्यादा देर तक बिस्तर में बैठा नहीं जाता, इसलिए हमने सोचा चित्र बना लेते हैं, इससे हमारा मन भी लगा रहेगा। मैथिल के चेहरे पर उदासी रहती है, जिसे देख धरा उससे कहती है। क्या हुआ जीजी, आप इतनी उदास क्यों हो? क्या आपकी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है? हम महाराज से कहकर वेद जी को बुला लाते हैं। धरा जाने ही वाली होती है कि मैथिल उसे रोक लेती है। नहीं धरा, हम ठीक है, बस हमें अच्छा नहीं लग रहा जब से आपके भाईसा के साथ ऊंची आवाज में बात की हमने, और उन्हें गलत समझ बैठी। उन्होंने ने तो हमारी जान बचाई थी, लेकिन हमने तो उन्हें ही दो बातें सुना दी। क्या सोच रहे होंगे राजकुमार हमारे बारे में कि हम कैसी राजकुमारी है, एक तो हमारी जान बचाए और ऊपर से उन पर ही हम बरस पड़े। मैथिल की बात में आद्वैत को लेकर पश्चाताप महसूस हो रही थी। जीजी, आप ये सब क्यों सोच रही है? भाईसा ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं आपके बारे में। बस भाईसा को आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए दामिनी जीजी से इस प्रकार बात कर बैठे। अन्यथा हमारे भाईसा कभी किसी से रुष्ट व्यवहार नहीं करते, हमेशा सबसे प्यार से बात किया करते हैं। हमारे महल में भी उनके मीठे स्वभाव से ही भाईसा सबके प्रिय हैं। धरा अपने भाईसा आद्वैत की बातें कर रही थी और मैथिल आद्वैत के विषय में जानना उसे भी अच्छा लग रहा था। और कैसे स्वभाव के हैं राजकुमार आद्वैत? मैथिल को राजकुमार आद्वैत के बारे में सुनना और जानना चाहती थी। हमारे भाईसा का स्वभाव बहुत सरल है, मासा के तो अधिक प्रिय हैं। उन्हें तो मासा के हाथ के बने हुए भोजन ही पसंद आते हैं। बाबा सा को तो उन पर गर्व होता है। भाईसा हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारे बाबा सा और माँ सा से भी बढ़कर हमें भाईसा प्रिय हैं। मैथिली राजकुमार आद्वैत के बारे में सुनकर खोसी जाती हैं। तभी धरा उससे कहती है। जीजी, क्या सोच रही है आप? आप भी भाईसा को जान जाओगी जब आप उनसे मित्रता करेगी। देखना, वह बहुत अच्छे मित्र भी कहलाएंगे। धरा ने कहा। यहाँ राजकुमार को मैथिल के जान बचाने पर यमुना नदी के उभरे हुए पत्थरों से जख्म लग जाती है, जिस पर वह अपनी पीठ पर औषधि लगा रहे थे। तभी उनके कक्ष में राजकुमारी दामिनी प्रवेश करती हैं। आद्वैत उस समय एक सफेद रंग की धोती में थे, जिससे उनके गौरा बलशाली बदन पर शाही कुर्ता नहीं था। तभी राजकुमार दामिनी को अचानक से देखकर शॉल बदन पर ओढ़ लेते हैं। राजकुमारी दामिनी, आप यहाँ? आपको कोई कार्य था हमसे? राजकुमार आद्वैत, वो हम आपसे क्षमा मांगने आए थे। दामिनी ने नजरें झुकाए कहा। क्षमा? किंतु किस बात की क्षमा मांग रही है आप राजकुमारी दामिनी? राजकुमार आद्वैत ने पूछा। राजकुमार, हमें मैथिल से इस प्रकार बात नहीं करनी चाहिए थी। आप सही कह रहे थे, हमें उनसे नरमी और प्रेम भाव से बात करना चाहिए था, और हम ही उन्हें डांट रहे थे। दामिनी ने कहा। राजकुमारी दामिनी, ये अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन आपको हमसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। आपको राजकुमारी मैथिल से क्षमा मांगनी चाहिए, उनसे प्रेम भाव से बात करनी चाहिए, उन्हें अच्छा लगेगा। और हाँ राजकुमारी, हमें अपने क्रोध पर स्वयं ही नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि हम हर कार्य क्रोध और युद्ध से नहीं जीत सकते। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रेम से जीता जाता है। राजकुमार आद्वैत दामिनी को समझाते हुए कहते हैं। आप उचित कह रहे हैं राजकुमार आद्वैत, हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण चाहिए था। दामिनी आद्वैत की बातें ध्यान से सुन रही थी कि उसकी नजर आद्वैत के जख्म पर पड़ी। ये क्या राजकुमार, आपका जख्म तो काफी गहरा होता जा रहा है। दामिनी आद्वैत के गहरे जख्म को देखकर कहती है। कोई बात नहीं राजकुमारी, ये ठीक हो जाएगा। वेद जी ने हमें औषधि दी है, जिसे लगाने पर हमारा जख्म भरने लगेगा। कहते हुए राजकुमार अपने पीठ पर औषधि लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जख्म तक उनका हाथ नहीं पहुंच पाता। ये देखकर राजकुमारी दामिनी उनसे कहती है। राजकुमार, हम आपकी सहायता कर देते हैं जख्म लगाने में,
इससे पहले कि आदवेद कुछ कह पाता, दामिनी आदवेद के करीब आकर उसके जख्म पर औषधि लगाने लगी। दामिनी के हाथ आदवेद के शरीर पर थे। दामिनी इससे पहले कभी किसी के करीब नहीं गई थी, लेकिन राजकुमार आदवेद में कुछ बात ऐसी थी कि दामिनी उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। आदवेद की बातें, उसकी नीली नशीली आंखें, उसका बलशाली गोरा बदन, जो मखमल की तरह दामिनी के हाथ उसमें फिसलते जा रहे थे। दामिनी भी खुद को रोक नहीं पाई उसके करीब जाते हुए। दामिनी को अपने करीब आता देख आदवेद को अब अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वो दूर जाना चाह रहा था। राजकुमारी, आप रहने दीजिए, हम किसी सेवक को बुलाकर औषधि लगा लेंगे। आपको अधिक कार्य होगा। राजकुमार आदवेद के पीछे हटने से राजकुमारी दामिनी झेप जाती हैं। ठीक है राजकुमार, हम सेवक से कह देते। कहते हुए राजकुमारी दामिनी खुद को संभालते हुए वहां से चली जाती हैं। उस समय आदवेद एक पल के लिए शांत हो जाता है। वो सब कुछ भूल जाना चाहता था। एक लंबी श्वास लेता है, तभी एक सेवक उसके कक्ष में आता है और उसे औषधि लगा देता है। यहाँ राजकुमारी दामिनी राजकुमार आदवेद पर पूरी तरह आकर्षित हो चुकी थी। वह आज पहली बार खुद को शीशे में देख रही थी, संवर रही थी। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी, होंठ मुस्कुरा रहे थे। ये हमें क्या हो रहा है? हम इतने प्रसन्न तो आज तक नहीं हुए। हमारा रोम रोम आज इतना क्यों खिल उठा? क्या हुआ है हमें? कहीं ये प्रेम तो नहीं? अगले दिन राजकुमारी मैथिली अपने दासियों संग महल के गलियारों में घूमती है। उनके पीछे पीछे चल रही हेमा और लता राजकुमारी को शांत होता देख उससे पूछती हैं, क्या हुआ राजकुमारी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आप आज कुछ बोल क्यों नहीं रही? पता नहीं हेमा, जब से यमुना नदी वाली घटना हमारे साथ हुई है, हमें कुछ भी अच्छा सा नहीं लग रहा। किसी कार्य में हमारा मन नहीं लग रहा है। मैथिल उदास होकर कहती हैं, अच्छा तो ये बात है, हम अभी आपको खुश करने के लिए राजकुमारी धरा को ले आते हैं, फिर तो आपका मन खुशी से खिल उठेगा। कहते हुए हेमा राजकुमारी धरा के पास जाती हैं। यहाँ लता राजकुमारी मैथिल आगे बढ़ रही थी। वो महल की नीचे वाली गलियारी में होती है, जहाँ से महल का बगीचा साफ साफ देखा जा सकता था। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे, मैथिल उन्हें ही देख रही थी। वो बच्चे खेलते हुए अचानक से आपस में लड़ पड़े और चिल्लाने लगे। मैथिल उन सबको आपस में लड़ता हुआ देख उनके पास जाती हैं। क्या हुआ, आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? मैथिल, जी इसने हमारी गेंद ले ली है, बच्चे ने कहा। अभी तो दोनों साथ में खेल रहे थे, फिर एक गेंद के लिए इतने लड़ाई क्यों करते हो? गेंद तो खेलने के लिए होती है, दोनों साथ में मिलकर खेलो, इसमें न तो गेंद तुम्हारी कहलाएगी और न ही तुम्हारी। मैथिल उन दोनों बच्चों के लड़ाई को सुलझाते हुए कहती है, राजकुमारी जी बिल्कुल सही कह रही है बच्चों, आप दोनों खेल पर ध्यान केंद्रित करोगे तो गेंद किसकी भी रही, इससे आपका ध्यान खुद ही हट जाएगा। और अगर गेंद पर ध्यान केंद्रित करोगे तो खेल हार जाओगे। अब आप दोनों खुद ही सोचिए, आपको गेंद चाहिए या खेल में जीत? राजकुमार आदवेद आकार उन दोनों बच्चों से कहते हैं, खेल में जीत। दोनों बच्चे साथ में कहते हैं, शाबाश बच्चों, अब जाओ बिना लड़ाई किए खेल में जीत हासिल करो। राजकुमार आदवेद के समझाने पर बच्चों में सुलह हो जाती है और वह खेलने जाते हैं। रुको, पहले आप दोनों एक दूसरे से माफी मांगिए लड़ाई के लिए। मैथिल के कहने पर दोनों बच्चे आपस में माफी मांगते हैं और खेलने चले जाते हैं। यहाँ मैथिल और आदवेद रह जाते हैं। राजकुमार आदवेद मैथिली से उसके तबीयत के बारे में पूछता है। राजकुमारी मैथिली, आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है, मैथिली ने कहा। वो दोनों कुछ देर बगीचे में टहलते हुए बातें करते हैं, तभी मैथिली राजकुमार आदवेद से कहती हैं, राजकुमार आदवेद, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी राजकुमारी, कहिए, आदवेद ने कहा। राजकुमार, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। कल हमने आपसे जिस प्रकार व्यवहार किया था, हमें ऐसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए थे। आपने तो हमारी जान बचाई, वो भी 2 बार, और हम ही आपके साथ ऐसा व्यवहार करने लगे। हमें कल से ही अपने किए पर गिलानी हो रही थी, खुद पर क्रोध आ रहा था। राजकुमारी मैथिली के चेहरे पर पश्चाताप की भावना थी। उसकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू भी आने लगे थे। ये क्या कह रही है आप राजकुमारी जी? आपकी आंखों में आंसू? अगर आपके पिताजी ने देख लिया कि हमने आपको रुलाया है, वो तो हमें बंदी बना लेंगे। आपको पता है ना आपके पिताजी आपसे कितना प्रेम करते हैं।
ऐसे कैसे बंदी बना लेंगे आपको? हम उनसे कहेंगे कि आपने हमें नहीं रुलाया है, वो तो हमने आपसे रुष्ट व्यवहार किया था, इसलिए हमें गिलानी हो रही थी। आपको माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है राजकुमारी। हमें पता है आप ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जो किसी का दिल दुखाया। आदवेद बड़े ही प्यार से मैथिल को कहता है। आदवेद बातों से मैथिल उसकी ओर देखती है, वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी वहां धरा आती हैं। लगता है आप दोनों में मित्रता हो ही गई। धरा के आने से वह दोनों एक दूसरे से नजरें हटाते हैं। देखा मैथिल जीजी, हमने आपसे कहा था ना, आपको भी हमारे भाईसा से मित्रता हो जाएगी। हमारे भाईसा है ही इतने अच्छे कि उनसे ज्यादा देर तक नाराज हो ही नहीं सकते। अच्छा, तो हमारे बारे में चोरी छिपे कानाफूसी होती है? आदवेद धरा से कहते हैं। कानाफूसी नहीं भाई साहब, हम तो जीजी को आपके विषय में बता रहे थे, है न जीजी? धरा आदवेद ने आदवेद से कहा। धरा ठीक कह रही है राजकुमार। आदवेद भला आप जैसे महान राजकुमार की हम निंदा क्यों करेंगे? धरा तो आपकी प्रशंसा कर रही थी। मैथिल आदवेद से कहती हैं। किसकी इतनी प्रशंसा हो रही है? राजकुमारी दामिनी उन सब के बीच आ जाती हैं। अरे जीजी आए न, हम तो राजकुमार की प्रशंसा कर रहे थे। दामिनी को आते देख मैथिल कहती है। राजकुमार है ही ऐसे कि कोई भी उनकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकते। दामिनी आदवेद की ओर देखकर कहती है। उसकी आंखों पर आदवेद के लिए अलग ही भावनाएं थे। अरे बस बस, आप लोग इतनी हमारी प्रशंसा करने लगेंगे तो हमें अहंकार होने लगेगा। राजकुमार आदवेद ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं। अरे हम तो भूल ही गए जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए थे। राजकुमारी दामिनी आदवेद से कहती हैं। दरअसल राजकुमार, क्या आप हमें धनुर्विद्या अभ्यास करने में हमारी सहायता करेंगे? हमने देखा है आप बहुत अच्छे से धनुर्विद्या अभ्यास करते हैं। दामिनी ने कहा। जी बिल्कुल राजकुमारी, दामिनी आए हमारे साथ। जहाँ एक तरफ आदवेद दामिनी को धनुर्विद्या सिखाता है, वहीं दूसरी ओर मैथिल और धरा उन बच्चों के साथ खेलती हैं। आदवेद का ध्यान बार बार मैथिली की ओर जा रहा था। राजकुमार आदवेद का ध्यान दामिनी के अभ्यास से हटकर मैथिल की ओर बार बार जा रहा था। दामिनी ये महसूस कर रही थी। तभी वो आदवेद से कहती हैं। राजकुमार आप रहने दीजिए, आपका ध्यान हमारी अभ्यास पर नहीं है। हम फिर कभी आपसे धनुर्विद्या का अभ्यास सीख लेंगे। नहीं राजकुमारी, ऐसी कोई बात नहीं। राजकुमार आदवेद दामिनी से कहता है। हम समझ सकते हैं राजकुमार, लेकिन इस समय आपका ध्यान कहीं और है और हम नहीं चाहते हैं कि आप विवश होकर हमें धनुराभ्यास सिखाए। इतना कहकर दामिनी वहां से चली जाती हैं। राजा चंद्रभान ने आज विशेष सभा का आयोजन किया गया था। सभा की सूचना सभी को सूचित किया जा रहा था। राजकुमार आदवेद और राजकुमारी मैथिल महल के बगीचे में ही थे कि तभी उन्हें सभा की सूचना मिलती है। महाराज ने अचानक से सभा में उपस्थित होने का क्या कारण हो सकता है? राजकुमार आदवेद मैथिल से कहते हैं। कुछ विशेष कार्य की सूचना होगी, वरना पिताश्री अचानक से सभा की सूचना नहीं देते हैं। मैथिल आदवेद से कहती है। अब तो सभा में उपस्थित होकर ही पता चलेगा, आए चलते हैं। धरा उन दोनों से कहती हैं और वह तीनों ही सभा की ओर चलते हैं, जहां दामिनी पहले से ही उपस्थिति थी। दामिनी को देख मैथिल उससे कहती हैं। जीजी, क्या आपको कुछ पता है पिताश्री ने अचानक से सभा क्यों लगाई? नहीं मैथिल, हमें इस विषय में कुछ नहीं पता। दामिनी ने मैथिली से कहा। किंतु पिताश्री तो सभा आयोजित करने से पहले हमसे अवश्य परामर्श करते हैं इस बारे में, उन्होंने कहा क्यों नहीं? दामिनी मन ही मन सोचती है। तभी महाराज सभा में उपस्थित होते हैं और उनके साथ साथ राजगुरु जी भी सभा में उपस्थित होते हैं। राजगुरु जी को सभी प्रणाम करते हैं, उसके बाद सभा आरंभ होती है। आप सभी के मन में यही विचार आ रहा होगा कि हमने अचानक से सभा का आयोजन किया। एक विशेष कार्य के लिए हमने सभा का आयोजन किया। राजगुरु जी के सलाह परामर्श से हमने ये निर्णय लिया है कि रणथंभौर के अगले राजा की बहुत जल्द घोषणा होने वाली है। इतना सुनते ही दामिनी के होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिताश्री राज सिंहासन के विषय में सभा आयोजित किया था और हमें इस विषय में कुछ बताया तक नहीं। ऐसे कैसे कर सकते हैं पिताश्री? हमें बात करनी होगी पिताश्री से, अभी उन्हें रोकना होगा, ये मेरे साथ अन्याय है।
दामिनी सभा के बीच उठने को रहती है कि तभी आदवेद उनका हाथ थाम लेते हैं। ये क्या कर रही है आप राजकुमारी? बीच सभा में उठाना उचित नहीं होता है। किंतु हमें पिताश्री से अभी बात करनी है, राजकुमार दामिनी ने क्रोध में कहा। आप सभा होने के बाद भी बात कर सकती है महाराज से। इस समय बीच सभा से उठने पर आपको दंडित भी किया जा सकता है। राजकुमार आदवेद की बात उन्हें सही लगती है। दामिनी वहीं बैठी रहती है। महाराज आगे कहते हैं, राज सिंहासन सिर्फ एक राजगद्दी नहीं, एक दायित्व का कार्य है। प्रजा के जनकल्याण का कार्य। इसके लिए हमें एक योग्य राजा की आवश्यकता है। और एक योग्य राजा सिर्फ युद्ध कौशल ही नहीं, हर तरह से योग्य होना चाहिए। इसके लिए हमने एक प्रतियोगिता का आयोजित किया है, जिसमें राजमहल के राजकुमार और राजकुमारियां भी इसमें भाग लेंगे और अपनी वीरता का परिचय हम सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो इस प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होगा वह रणथंभौर का राजा घोषित किया जाएगा। महाराज के इतना कहते ही सभा में उपस्थित सभी की आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती। ऐसा भी कुछ महाराज करेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। राजकुमार पृथ्वी हैरत में पड़ जाते हैं। वहीं राजकुमारी दामिनी के मन में प्रतियोगिता जीतने से पहले ही उनके मन में अंधकार जन्म ले लेती हैं। तभी उनमें से एक सभा में उपस्थित कहते हैं, किंतु महाराज, राज सिंहासन पर तो केवल पुत्रों का अधिकार होता है, लेकिन कुछ क्षण पहले अपने तो राजकुमारियों को भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अनुमति दी है। राज सिंहासन पर केवल पुत्रों का ही नहीं, पुत्रियों का भी अधिकार होता है महोदय। अगर एक राजा राज सिंहासन संभाल सकता है तो एक रानी भी राज सिंहासन संभाल सकती है। हम केवल एकपक्ष होकर निर्णय नहीं ले रहे हैं, हम सबको अपनी अपनी योग्यता सिद्ध करने का मौका दे रहे हैं। जो भी इस प्रतियोगिता में अव्वल होंगे, रणथंभौर का राजा वही कहलाएगा। महाराज की बात पर सभी सहमत होते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। कहानी जारी रहेगी। कहानी पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले।